बेटा स्क्रीन विजिबल है आपको? ओके बेटा, ठीक है। तो कल हमने सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे द डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, ये भी हमारा क्लास 12th में था, लेकिन अभी सिलेबस में है तो इसको मैं रिवाइज करा देती हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। देखो इसका मीनिंग क्या है एज द लिमिट ऑफ अ सम। आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है कि एरिया अंडर अ कर्व। ठीक है, इंटीग्रेशन की हेल्प से हम निकालते हैं इन एरिया अंडर अ कर्व। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। बेटा लाइंस इसमें मुझसे सीधी नहीं खींची जा रही हैं, आप लोग समझ लेना उसको खुद से। सपोज ये वाई एक्सिस है, एक मिनट देखती हूँ इसमें। एक कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो सपोज अगर हमारे पास में ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर सपोज कर लेते हैं इसमें कोई कर्व है, ये y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई कर्व है तो हमारे पास में अगर सपोज एक पॉइंट ले लेते हैं। मैं इसका डायग्राम कोशिश करूंगी कि अगर जितना अच्छे से डायग्राम बनेगा तो आप लोगों के लिए समझने के लिए आसानी होगी। तो एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू ए। सपोज हम एरिया निकाल रहे हैं बिटवीन x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, हम इसके बीच का एरिया फाइंड कर रहे हैं। राखी बेटा आप लोगों ने पेन इरेजर कुछ भी यूज नहीं करना है। आप लोग ऐसे फिर क्लास को डिस्टर्ब करते हो। छोटे बच्चे हो क्या आप लोग, जो आप लोग ऐसी हरकतें करते हो? ठीक है, सपोज इसको हम डिवाइड कर देते हैं n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में। ठीक है,
ठीक है बेटा, ऐसे ही इसके बीच में और भी बहुत सारे रेक्टेंगल होंगे, मैं सबसे लास्ट वाला बना ले रही हूँ। देखिए इनके बीच की दूरी अब आप लोगों को समझा रही हूँ इस डायग्राम में, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई गिवन कर्व है। हमें यहाँ पे अगर सपोज जो ये x कोऑर्डिनेट है, एक मिनट बेटा, मैं इसमें एक मिनट एक चीज सही कर रही हूँ। सपोज अगर ये x इक्वल टू a है एंड जो लास्ट कोऑर्डिनेट है ये x इक्वल टू b है, ठीक है। और जिसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में, ठीक है। अगर ये x इक्वल टू a है तो सपोज कर लेते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है ये x इक्वल टू a प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो a प्लस एच है, जो उसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो a प्लस टू एच है, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट a प्लस थ्री एच है। इसको अगर हम n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा, आप लोग बताओ मुझे, ठीक है, आप लोग बताओगे इसको। अगर हमारे पास में देखो, हमारे पास में ये x इक्वल टू ए था, ये अब तो हमारे पास में जो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी जो ये लाइंस हैं, इसके बीच में हमने इसको n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है कि जो b माइनस ए है, ये b माइनस ए किसके इक्वल होगा। देखो आपने इसको n रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है, एक रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो है h, ठीक है, ये h है। ये डायग्राम में भले ही हमें दिख नहीं रहा है लेकिन ये एच है, ठीक है। इक्वल हमने इक्वल विड्थ वाले रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया। अगेन ये विड्थ हमारी एच है, तो हमने एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है। तो अगर हम ये एच को कितने टाइम्स ऐड करें कि वो बी माइनस ए के इक्वल आएगा, एन नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है तो एन टाइम्स एच के इक्वल आएगा, ठीक है। ये अब आप लोग खुद से सोचना, समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हमारे पास यहाँ से बी कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बी कोऑर्डिनेट हमारे पास में आएगा, बी को हम a प्लस एन एच ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो x इक्वल टू बी है यहाँ पर, ये x इक्वल टू बी है, इसको हम इक्वल टू a प्लस एन एच ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसकी जस्ट पहले वाले कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो फर्स्ट रेक्टेंगल है, ठीक है, जो ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, इसको अगर, चलो आप लोगों के समझने के लिए अगर इस रेक्टेंगल को अगर मैं नाम दे दूं, ए लिख दूं यहाँ पे, इसको ए बी सी टी, बेटा ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि यहाँ से ये कर्व है, ठीक है। लेकिन अगर हम जो ये डिस्टेंस h है, अगर इस डिस्टेंस h को हम टेंडिंग टू जीरो लेंगे, बस डायग्राम में दिखाने के लिए इतना दूर लिया हुआ है, लेकिन जो ये h है जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है, हमने ऐसे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है कि h हमारे पास में बहुत स्मॉल नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास में उस केस में जो ये कर्व पोर्शन है वो एक लाइन के जैसे हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल ए बी सी डी है हमारे पास में, देखो हमें उसकी विड्थ तो पता है, विड्थ एच है, लेकिन लेंथ हमें पता करनी है, ठीक है। तो अगर ये जो कर्व है हमारे पास में y इक्वल टू एफ एक्स अगर कर्व है, तो x इक्वल टू ए पे जो ये लेंथ आएगी, ए डी लेंथ आएगी ना, x इक्वल टू ए पे। चलो आप मुझे d के कोऑर्डिनेट बताओ, जो पॉइंट डी मैंने लिखा हुआ है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट तो है उसका a, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसकी हेल्प से आ जाएगा, y के क्रॉसपोर्डिंग f ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर c के कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे पूछूं तो c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जो x कोऑर्डिनेट तो उसका हो जाएगा a प्लस एच, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल ABCD है, रेक्टेंगल ABCD, विड्थ हमारी h है और जो लेंथ है हमारी, लेंथ हमारी f ऑफ a है, ठीक है, लेंथ है f ऑफ a। तो हमारे पास में रेक्टेंगल ABCD का एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से लेंथ है हमारे पास में इस रेक्टेंगल की f ऑफ a एंड ब्रेड्थ है स्मॉल h, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया ये आ गया। अब उसकी जो एडजेसेंट रेक्टेंगल है उसके लिए हमारे पास में विड्थ तो अभी भी h है, लेकिन लेंथ अब कौन सी वाली कंसीडर करेंगे, b का जो कोऑर्डिनेट है, और b के कोऑर्डिनेट पे उसका x कोऑर्डिनेट a प्लस एच है, तो लेंथ उसके क्रॉसपोर्डिंग आ जाएगी इस गिवन कर्व की हेल्प से, y इक्वल टू एफ एक्स की हेल्प से x इक्वल टू ए प्लस एच रखेंगे तो f ऑफ a प्लस एच आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया तो ये था, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया ये था। अब अगर मैं आपसे सेकंड रेक्टेंगल का एरिया पूछूं तो वो हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच इंटू एच, ठीक है। ऐसे ही जो
थर्ड रेक्टेंगल होगा, थर्ड रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। अब देखो उस केस में ये a+2h के क्रॉसपॉन्डिंग आएगी लेंथ, और विड्थ तो हर रेक्टेंगल की h, ठीक है, तो आ जाएगा a+2h इंटू h। अब देखो जो सबसे लास्ट रेक्टेंगल है, लास्ट रेक्टेंगल में ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे एरिया आएंगे। तो जो लास्ट रेक्टेंगल है, लास्ट रेक्टेंगल को देखो, जो ये वाला रेक्टेंगल है, उस केस में हम लेंथ, विड्थ तो अभी भी h रहेगी, लेकिन विड्थ लेंथ क्या हो जाएगी, ये जो पहले वाला कोऑर्डिनेट है, क्योंकि हर जगह पे हमने जो पहले वाला कोऑर्डिनेट के क्रॉसपॉन्डिंग जो y डिस्टेंस आई है उसको हमने लेंथ कंसिडर किया है, तो लास्ट के लिए भी उसको ही करेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट रेक्टेंगल है, लास्ट रेक्टेंगल के लिए लेंथ हो जाएगी इस x कोऑर्डिनेट के क्रॉसपॉन्डिंग, इसकी लेंथ हो जाएगी f ऑफ a+n-1 इंटू h, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट रेक्टेंगल है उसका एरिया आ जाएगा f ऑफ a+n-1 इंटू h। हाँ यही तो आएगा ना, ठीक है, f ऑफ n-1 इंटू h इंटू h, ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट रेक्टेंगल का एरिया। अब हमें पता है कि जो एरिया होता है, अगर जो ये नोटेशन होता है, इंटीग्रेशन a to b fx dx, इंटीग्रेशन a to b fx dx डिनोट्स एरिया अंडर दिस कर्व बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है, इंटीग्रेशन a to b fx dx, तो ये x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, और जो कर्व y इक्वल टू fx, इन तीनों के बीच का एरिया होता है, ठीक है। अब देखो इसको, मैं इसको ऐसे समझाती हूँ आप लोगों को। हमें पता है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ, फिर करते हैं उसके आगे। देखो हमें पता है, सिंस जो इंटीग्रेशन a to b fx dx होता है, ये क्या होता है, डिनोट्स एरिया बिटवीन ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड कर्व y इक्वल टू fx, इसके बीच का एरिया दिखाता है वो, ठीक है, इंटीग्रेशन e टू बी fx dx। तो अब बताओ कि जो हमारे पास में एरिया आए हैं, जो n रेक्टेंगल आए हैं उनका जो एरिया आया है, तो सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स क्या आता है देखते हैं, ठीक है। हम चेक करते हैं कि सम ऑफ एरिया ऑफ n रेक्टेंगल्स क्या आता है, देखते हैं। रेक्टेंगल्स, देखो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया था h इंटू एफ ऑफ ए, नेक्स्ट रेक्टेंगल का एरिया था h इंटू एफ ऑफ a प्लस h, एंड नेक्स्ट रेक्टेंगल का एरिया h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h, and by continuing this, area of nth rectangle h into f of a plus n-1 into h, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया सम ऑफ एरिया ऑफ n रेक्टेंगल्स। अब देखो हर किसी एरिया, जो ये हमने एरिया लिखा हुआ है लेंथ इंटू ब्रेड्थ के फॉर्मूले से, h सब में कॉमन है, ठीक है, तो h को मैं कॉमन ले रही हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस अप टू सोन f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h, ठीक है, हमारे पास में ये आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आप लोग बताना। चलो पहले आप लोग मुझे इस चीज को बताओ, पहले डायग्राम को देखो। देखो जिस टाइम पे ना हमारे पास में अगर ये h को हम जितना स्मॉल लेते रहेंगे, ठीक है, पहले तो ये बताओ कि जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर से n की वैल्यू क्या आ रही है, अगर b माइनस ए इक्वल्स टू n इंटू एच है, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा b माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। तो जब हमारा h जीरो की ओर को टेंड करेगा, तो n कहाँ टेंड करेगा बताओ, अगर h जीरो की ओर को टेंड करेगा तो n कहाँ टेंड करेगा, बताओ बेटा। when h tending to 0 then n tending to something upon 0 क्या होता है, b माइनस ए अपॉन 0 आ जाएगा ना जब आप उसमें लिमिट लगाओगे।
तो b माइनस ए अपॉन एच, अगर h 0 को टेंड करेगा तो b माइनस ए अपॉन एच किसको टेंड करेगा? लिमिट तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, आसान सी लिमिट तो है ये, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है बताओ? कुछ तो आंसर दो, या सही होगा या गलत होगा। हाँ बताओ बेटा, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, रिपीट करो। चलो मुझे ये बता दो तुम, 1/0 क्या होता है? 1/, इन्फिनिटी होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे b माइनस ए अपॉन एच है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जब हमारे पास में लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगा तो b माइनस ए अपॉन एच कहाँ टेंड करेगा? देखो b माइनस ए तो एक कांस्टेंट है, इसको हम डायरेक्टली बाहर ले लेंगे, 1/h आएगा, 1/h यानी कि 1/0, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है तो ये कहाँ टेंड करेगा? मनीष बेटा, एक एक करके सबको नाम लेके कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा इन्फिनिटी की ओर को टेंड करेगा। इससे जिसने पढ़ना होता है आप लोग उनको भी डिस्टर्ब करते हो, ठीक है? तो जब व्हेन s टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमारे पास में अब क्यों है, मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो जैसे जैसे हम ये h जो विड्थ है, जो रेक्टेंगल है, उसकी विड्थ को जितना स्मॉल करेंगे तो हमारे पास में जो सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स आ रहा है वो क्या हो जाएगा? उस केस में फिर वो जैसे हम h टेंडिंग टू 0 को, h को हम 0 की ओर को टेंड कराएंगे तो एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल कहाँ टेंड करेगा? एरिया ऑफ इंटीग्रेशन को टेंड करेगा। क्योंकि देखो अभी के केस में तो क्या हो रहा है ना, हमने भले ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है, लेकिन जो ये कर्व वाला पोर्शन है, ये जैसे कर्व है लेकिन उसको हमने रेक्टेंगल के जैसे ट्रीट करा है, लेकिन एच को जितना स्मॉल करते रहेंगे तो वो पूरा का पूरा एरिया कवर करे, ठीक है? तो उस केस में अगर हम अब नेक्स्ट पेज पे जो लिखा था उसको देखो, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर जो ये स्मॉल डिस्टेंस एच है, जो ये हमने विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ली थी, अगर हम इसको 0 की ओर को टेंड कराएंगे तो हमें ये तो पता है कि n जो है हमारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स वो इन्फिनिटी की ओर को टेंड करेंगे, ठीक है? तो उस केस में हमारे पास में देखो जो ये सम आया हुआ है, चलो इस सम को मैं s से डिनोट कर दे रही हूँ, इस सम को s से डिनोट कर रही हूँ। तो उस केस में जो ये सम है, ये सम हमारा टेंड करेगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, क्योंकि उस केस में अगर हम h को स्मॉल करते जाएंगे तो उसका जो एरिया है, जो इंटीग्रेशन है, तो हमें पता है कि वो भी एरिया को ही डिनोट रिप्रेजेंट करता है, जो भी कर्व है उसके अंडर x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड y इक्वल टू fx के अंडर जो एरिया आ रहा है, ठीक है? तो जैसे हम h को टेंड h को 0 की ओर को टेंड कराएंगे तो जो ये सम है ये ऑलरेडी हमारे पास में ऑटोमेटिकली कहाँ टेंड कर जाएगा? इंटीग्रेशन a टू b fx dx की ओर को टेंड करेगा। अब ये बात अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो मैं और समझाऊंगी, लेकिन पहले आप लोग पूछो कि समझ में आई है, कि अगर नहीं आई होगी तो आपको तब समझाऊंगी, अगर नहीं पूछोगे तो ये मैं मान लूंगी कि आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो इसके बाद हम लिखेंगे एज एस टेंडिंग टू 0 एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड जो ये समेशन है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे जो समेशन एस है ये हमारा टेंड करेगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की ओर। इसीलिए जो हमारा टॉपिक था हमारा द डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। देखो हमारे पास में जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये आ गया एज लिमिट ऑफ सम, ये था सम, एस था सम, इसमें हम लिमिट लगा रहे हैं तो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है, इसीलिए इस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, ठीक है? तो अब देखो जो एस है उसको उसकी वैल्यू लिख ले रही हूँ। हाँ पहले देखो मुझे ये बताओ आप लोग, इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है? एच इंटू सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस इसको लिख लेते हैं आर माइनस 1 इंटू एच, और इसको टेन करा लेती हूँ, आर वेरीज फ्रॉम, क्योंकि सबसे 1 टू n, ठीक है? तो इसको भले ही पूरा एक्सपेंड करके लिखें या सिग्मा फॉर्म में लिखें, आप लोग देख लो, सिग्मा का मीनिंग होता है कि उनको जोड़ जोड़ के लिखना, ठीक है? दोनों इक्विवेलेंट है। तो अब जैसे ही हमारे पास में हमें पता है कि जब ये h टेंडिंग टू 0 है, देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब h 0 की ओर को टेंड कर रहा है तो n ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी को टेंड कर जा रहा है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? h तो चलो ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रही हूँ, अब इन सारी चीजों को यूज कर रही हूँ, ठीक है? चलो यहीं पे लिख लेती हूँ, नेक्स्ट पेज पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा। हमारे पास में आ जा रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0, s की वैल्यू है h टाइम इंफिनिटी
r varies from 1 to n, r varies from 1 to n f of a plus, एग्जाम में आपको प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को समझाना था कि इसका मीनिंग एरिया को हम जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है उसको लिमिट ऑफ सम की फॉर्म में क्यों लिख देते हैं, क्योंकि दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से लिख देते हैं। ठीक है, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एस जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो लिख दिया, इक्वल टू, यही इक्वल होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स डिनोट्स डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, क्योंकि जो ये क्वांटिटी है जो बिना लिमिट लगाए हुए जो ये टर्म हमने लिखा हुआ है, ये हमारे पास में समीशन आया हुआ था सम, इसको लिमिट लगा के लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। तो इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है इसको ऐसे करने से, तो कभी अगर सपोज एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, ठीक है, लेकिन उसको हम अगर, और उसका अगर लिमिट ऑफ सम की फॉर्म में अगर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या कभी इसके दोनों फायदे हैं, कभी कोई सीरीज होती है, जैसे आप लोगों ने शायद सीरीज नहीं पढ़ी होगी, जैसे सपोज हमारे पास में कोई सीरीज गिवन है, उसका हमें समेशन फाइंड करना है। ठीक है, उसको हमें जोड़ना नहीं आता, लेकिन हमें ये आता है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है। तो अभी वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, तब आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कभी ये होता है कि अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स का नहीं आता है, तो उसको इस सम की फॉर्म से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और कभी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है ये हमको नहीं आता है, तो उस केस में इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों एडवांटेज। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, मैं फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे फिर से लिख दे रही हूँ, बस आप लोगों ने प्रूफ तो समझना जरूरी था, आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा इफ एफ एक्स इज एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देखिए इसमें एफ एक्स का कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना जरूरी है। ठीक है, इफ एफ एक्स इज एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूस होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इफ एफ एक्स इज एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल ए बी। ठीक है, अब आपको ये पता है कि इंटरवल ए बी है, तो जो बी होता है बी ए से बड़ा होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। तो उस केस में हमारे पास में देन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस केस में जो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है, ये होता है हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू, अब आपको जो याद रखना है आपकी मर्जी। ठीक है, आपको समेशन फॉर्म में याद रखना है या एक्सपेंडेड फॉर्म में याद रखना है, एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस अप टू सोन एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो, या इसको सिग्मा फॉर्म में याद रख सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h सिग्मा f ऑफ a प्लस r माइनस 1 इंटू h वेर r वेरीज फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले को ना अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की फॉर्म में लिखें, तो हमें पता है कि इनिशियली जब ये प्रूफ हमने स्टार्ट किया था, वहां पे हमने लिखा था b माइनस ए इक्वल्स टू n इंटू एच। ठीक है, अगर पूरी लिमिट n में चेंज करनी है, तो उस केस में ये h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए अपॉन n। तो ये वैल्यू थोड़ी अब फ्रैक्शन में आ जा रही है, तो इतना हम लिखेंगे नहीं। अगर इसी फॉर्मूले को अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की फॉर्म में लिखना चाहें, तो ये लिखेंगे लिमिट, क्योंकि जब h 0 की ओर को टेंड करता है, वी नो देन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब h की वैल्यू भी अब n के टर्म पे रखेंगे। वैसे ज्यादा अच्छा है कि h के टर्म पे ही फॉर्मूला याद रखना, लेकिन ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि जब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वहां पे इसी फॉर्म में रख के काम करेंगे। एफ ऑफ ए प्लस r माइनस 1 इंटू, अब इसके अंदर भी h फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, खाली फॉर्मूला और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो आप लोग वैसे ये फॉर्मूला याद रखो, देखिए पता होना चाहिए कि कभी अगर लिमिट को आपने n में चेंज करो तो चेंज किया जा सकता है। क्यों चेंज किया सकता है, बिकॉज व्हेन h टेंडिंग टू 0 देन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमारे पास में ये है, इसलिए हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, उसके लिए आप लोगों को 3 फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, और मैं ये तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि वो आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ
ये 3 फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ती है मोस्टली, और भी पड़ सकती है लेकिन इन तीनों की काफी पड़ती है। तो आप लोग मुझे बताओ कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन, मेरे लिखने तक आप लोग का आंसर आना चाहिए। क्लास 8th 9th का क्वेश्चन है, एन नेचुरल नंबर, ये इसका फॉर्मूला बताओ। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, क्लास 10th में है शायद ये सारे फॉर्मूले। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर भी बताओ, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बताओ, और क्यूब भी बताओ। एंड लास्ट है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। बेटा हर जगह फर्स्ट एन लिखने का मीनिंग इसलिए है क्योंकि जो ये फॉर्मूला हमारे पास में होता है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये होता है फॉर्मूला इसके लिए 1 + 2 + 3 अप टू सोन एन, एन नेचुरल नंबर का। वो फर्स्ट एन इसलिए लिखा है क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अदरवाइज हमारे पास में 2 + 3 + 4 भी तो नेचुरल नंबर है, 5 + 6 + 7 भी नेचुरल नंबर है। फर्स्ट एन इसलिए लिखा है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमें ये बताना है। किसी को भी याद नहीं है क्या? हर्षित, अभी से किसी को याद नहीं है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर? बाकी गर्ल्स में मैम n+1/2 समथिंग ऐसे ही था। तो आंसर क्यों नहीं दिया? n × n+1/2। अब बताओ अपॉन 2 होता है स्क्वायर n × n+1/2 क्या होता है? n × n+1 × 2n+1/6। मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा बोला, मुझे तो नहीं सुनाई दिया ऐसा कुछ। n × n+1 × 2n+1/6। अब क्यूब का बताओ। क्यूब का तो आसान होता है, जो ये है इसी का तो स्क्वायर हो जाता है। क्यूब का होता है n × n+1/2, इसका ही तो होल स्क्वायर होता है। अब वही आप लोग हम ऐसे पढ़ते हैं कि n²/n+1² / 4। ठीक है, बस आप लोग को ऐसे याद रखना है कि जो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर में उसका हमें स्क्वायर कर देना होता है। ठीक है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n × n+1 × 2n+1/6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन कराना चाह रही थी उसके लिए टाइम कम है, तो जो जिसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े उस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास में 7 मिनट बचे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको करो। ये है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। एज अ लिमिट ऑफ सम हमें इसमें इवेलुएट करना है, इवेलुएट इंटीग्रेशन a to b e⁻x dx। ये वैसे तो कैलकुलेट करना आता है, लेकिन इसको एज अ लिमिट ऑफ सम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे किया जाता है इन क्वेश्चन को। हमें इसमें f(x) = e⁻x गिवन है, एंड x = a है, एंड x = b के बीच में हमें करना है। ठीक है, तो एज अ लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लेंगे, a to b f(x) dx हमारा होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h × f(a). मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ जितनी बार फॉर्मूला लिखते हैं फॉर्मूला याद हो जाता है, तो फॉर्मूला बार बार लिखने की आदत ना करो। f(a + 2h + अप टू सोन f(a + n-1 × h। ठीक है, अब वैल्यूज रख लेते हैं फिर इसमें। बेटा अपना माइक म्यूट कर लो, जब आंसर देना होगा तो अनम्यूट कर लेना। h × f(a), देखो f(x) है आपका e⁻x। ठीक है, तो f(a) क्या हो जाएगा? e⁻a हो जाएगा, और f(a + h) हो जाएगा e⁻a + h प्लस e⁻a + 2h। Similarly, last term is e⁻a + n-1 × h। ठीक है, तो हर किसी से क्या कॉमन आ रहा है बताओ आप लोग?
अगर हमारे पास में बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, जैसे अगर हमारे पास में अगर x की पावर a प्लस बी हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही हमारे पास में यहाँ से e की पावर a प्लस एच हो जाएगा, e की पावर a इंटू ई की पावर h, ठीक है। ये हो जाएगा e की पावर a इंटू ई की पावर 2h, ये हो जाएगा e की पावर a इंटू ई की पावर n-1 इंटू h, ठीक है बेटा। मैं वो नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को लिखना होगा तो आप लिख लेना। इट मीन्स सारे टर्म से e की पावर a कॉमन आ रहा है तो मैं उसको कॉमन ले रही हूँ, तो बचेगा 1 प्लस e रेज टू h प्लस e रेज टू 2h प्लस अप टू सोन e रेज टू n-1 इंटू h। अब देखो जो हमारी ब्रैकेट के अंदर सीरीज बन रही है वो एपी है या जीपी, इतना तो बता दो, एपी बन रही है या जीपी बन रही है, जो ब्रैकेट के अंदर की सीरीज बन रही है। e की पावर a, देखो ये एक जीपी है। जीपी कैसे है, जिसका फर्स्ट टर्म है 1, फिर है e की पावर h, फिर e की पावर h का स्क्वायर है। जीपी कैसी होती है, ये होती है ना a इंटू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इस टाइप की होती है जीपी, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म है 1, तो 1 को अगर a को 1 रख लेंगे तो 1 फिर आर स्क्वायर आर क्यूब। अब ये कैसे बन रही है आप लोगों ने समझना है उसको। 1 प्लस ई रेज टू एच प्लस ई रेज टू एच स्क्वायर प्लस अप टू सोन ई की पावर एच होल पावर n-1। अब देखो इसमें जीपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, जीपी में n टर्म्स हैं, ठीक है। टाइम कम है इसलिए मैं सीधे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला किसी को आता है तो आप लोग बताओ जल्दी से। एपी के n टर्म्स का सम क्या होता है, चलो जीपी याद नहीं भी है तो एपी तो याद होनी चाहिए, एपी का तो फॉर्मूला भी बहुत आसान होता है। एपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a plus n-1। वेरी गुड। और जीपी का भी याद है, जीपी का याद है तो जीपी का भी बता दो। जीपी के n टर्म्स का सम होता है a इंटू आर की पावर n-1 की पावर n-1 अपॉन r आर r माइनस 1। वन। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। आप लोगों को एस एन ऑफ जीपी भी याद होना चाहिए, एस एन ऑफ एपी भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब जिसको हम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें आ जाते हैं। हमारे पास में था लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर a, h भी था शायद बाहर से कॉमन तो होता ही है, और हमारा क्या कॉमन आया था लास्ट पेज पे देख लेते हैं, h इंटू ई की पावर a। हमारे पास में फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है e की पावर h, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज रख लेते हैं। हमारे पास है इसमें फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू तो है 1 इस फॉर्मूले में, a की वैल्यू है 1 और r है e की पावर h, e की पावर h की पावर n-1 अपॉन e की पावर h-1। अब आप लोगों को लिमिट आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अब लिमिट आप लोगों को मुझे सॉल्व करके बतानी है, ठीक है। e की पावर a तो चलो कांस्टेंट है, उसको मैं डायरेक्टली बाहर ले रही हूँ। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू e की पावर n इंटू h-1 अपॉन e की पावर h-1। अब देखो लिमिट की कौन सी फॉर्म है, 0.0 फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है बताओ, बताओ मुझे कौन सी फॉर्म है ये। एक और चीज जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, टाइम है तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन में जो गिवन चीजें होती है ना, एक और चीज आप लोग अपनी आदत बनाना, ठीक है। तो हमारे पास में एक और चीज आपको याद होनी चाहिए कि b माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एच, ठीक है। मैंने जब आप लोगों को पूरा प्रूफ बताया उसमें बता रखा है b माइनस ए इक्वल्स टू n इंटू एच होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये n इंटू एच आया है ना, तो n इंटू एच को b माइनस ए रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में n इंटू एच की वैल्यू है। ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, सिंस n इंटू एच इक्वल्स टू
b माइनस ए। तो ये वैल्यू भी रख लेते हैं पहले, क्योंकि लिमिट को जितना सिंपल बनाया जा सकता है पहले सिंपल बनाना चाहिए, फिर जाके कैलकुलेशन करनी चाहिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू ई की पावर b माइनस ए माइनस 1 अपॉन ई की पावर h माइनस 1। अब देखो e जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी डायरेक्टली बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट टर्म है e की पावर b माइनस ए माइनस 1, और हमारे पास में बचा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन ई की पावर h माइनस 1। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, अब तो बता दो। 0.0 फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? आप लोग सब भूल गए हो क्या इतने दिनों में? कौन सी फॉर्म है ये लिमिट की? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। बेटा अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कैसे बन गई? 0.0 नहीं दिख रही है वो, h की वैल्यू आप 0 रखोगे और e की पावर 0 होती है 1, तो 1 माइनस 1 0, 0.0 फॉर्म है वो। 0.0 फॉर्म है हमारी, h की s टेंडिंग टू 0 चल रहा है ना हमारा, और e की पावर 0 होती है 1, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, न्यूमरेटर भी 0 है। तो जब 0.0 फॉर्म बनती है, याद है क्या लगाते हैं, कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं? एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं 0.0 फॉर्म में डायरेक्टली। तो इसमें अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो हमारा आ जाएगा e की पावर a e की पावर b माइनस ए माइनस 1। अब एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो h का डिफरेंशिएशन 1 एंड डिनोमिनेटर में e की पावर h का डेरिवेटिव e की पावर h माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। अब कौन सी फॉर्म है, डिफाइंड है या अभी भी अनडिफाइंड फॉर्म है? डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं अब या नहीं लगा सकते? देखो 1 तो न्यूमरेटर तो ठीक है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है e की पावर 0 1, तो लिमिट डिफाइंड हो चुकी है अब, तो इंटू 1। तो हमारा फाइनली आंसर आ रहा है e की पावर a इंटू ई की पावर b माइनस ए माइनस 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, e की पावर a से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये e की पावर b माइनस ए प्लस a हो जाएगा, a से a कैंसिल, e की पावर b माइनस e की पावर a आंसर आएगा। और जब भी आपके इंटीग्रेशन बाय लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप लोग खुद से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। आपको पता है कि e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है ये आप रफ में चेक करोगे, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट लगाएंगे तो e की पावर b आएगा, लोअर लिमिट लगाएंगे तो e की पावर a आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आया, तो इट मींस हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। ठीक है, तो एग्जाम में जो ये अगर ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में ही आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, तो बताओ अब कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक के टॉपिक में?